नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की नई शिक्षा नीति, अब स्थानीय भाषा में बच्चे करेंगे पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद अब प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में नया बदलाव नजर आ रहा है। प्रदेश में आगामी शिक्षा सत्र में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी शुरुआत होगी। प्रदेश में लंबे समय से राज्य स्थानीय शिक्षा को मान्यता देने की मांग अलग अलग क्षेत्र से उठ रही थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के एक साल बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 29 घायल। राजधानी जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में अजमेर जयपुर हाईवे पर एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद अभी तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एसएमएस अस्पताल में 29 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 15 मरीजों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं मरीजों का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की नली भी डैमेज हो गई है। राजस्थान में और बढ़ेगा सर्दी का तांडव। राजस्थान में मौसम का तांडव लगातार जारी है। सर्द हवाओं कड़ाके की ठंड से आम जन जीवन प्रभावित नजर आ रहा है। दिन भर लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पारा और गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के आसपास प्रदेश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश दर्ज की जा सकती है। बारिश होने से सर्द हवाओं की मार और तेज होगी, जिसके चलते पारा भी तेजी से गिरने की संभावना है। जीएसटी काउंसिल बैठक में भाग लेंगे जैसलमेर पहुंची निर्मला सीतारमण। जैसलमेर में होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर एयरपोर्ट पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया। इस दौरान जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी सुधीर चौधरी भी साथ थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क मार्ग से सीधे होटल मैरिएट पहुंची, जहां जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होने वाली है। अजमेर दरगाह पर एएसआई का सर्वे होगा या नहीं, 24 जनवरी को होगी सुनवाई। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले में 20 दिसंबर को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट में शुक्रवार को सभी पक्ष मौजूद थे और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली तारीख 24 जनवरी 2025 की तारीख दी गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे की याचिका लगाई थी। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अपील की गई है। वहीं एएसआई सर्वे को लेकर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस दी गई है। मामले में एएसआई का सर्वे होगा या नहीं, इस पर सुनवाई 24 जनवरी को की जाएगी। जयपुर अग्निकांड के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने दी हादसे रोकने के लिए 5 नसीहतें। जयपुर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा से आग्रह करेंगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए बड़ी नसीहत दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसी भीषण घटनाओं को रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही है। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव से रोड मैप बनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। एलपीजी और सीएनजी गैस के सिलेंडरों ने लदे वाहनों के लिए नियम बनाने जाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना न हो। ओवर स्पीडिंग को लेकर नियमों का सख्ती से पालन करवाने में सख्ती बरतनी चाहिए। सरकार इन गैस गोदाम के लिए एक अलग जोन भी बना सकती है, जिससे संभावित खतरे को टाला जा सकता है। जयपुर अग्निकांड मृतकों के परिवार को 5-5 लाख तो घायलों को 1-1 लाख रुपए देगी भज्जन लाल सरकार। जयपुर अग्निकांड मामले में राजस्थान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा ने कहा कि वे मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। उन्हें घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। एसबीआई और राजस्थान पुलिस के बीच हुआ एमओयू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राजस्थान पुलिस के बीच एमओयू हुआ है। सीमावास पर मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा की मौजूदगी में करार हुआ है। इस एमओयू में कई तरह के प्रावधानों पर चर्चा की गई है, जिसमें राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस और मंत्रालय कर्मियों को विभिन्न लाभ दिए जाने को लेकर बातचीत हुई है।
सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले जिले के युवा बेहाल। देश की सरहद की रक्षा करते झुंझुनू के जवानों का सर्वोच्च बलिदान है। सबसे ज्यादा शहीद देने वालों में शुमार झुंझुनू। अब युवाओं का सेना में जाने का जुनून कम हो रहा है, क्योंकि बीते 5 साल से झुंझुनू जिले में सेना भर्ती रैली नहीं हो रही है। झुंझुनू के युवाओं के दूसरे जिले में भर्ती होने और 4 साल के कार्यकाल कर देने की वजह से आर्थिक समस्या, दूरी समेत आने वाली अन्य समस्याओं के चलते अब युवा सेना में जाना कम पसंद कर रहे हैं। प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित। सिरोही जिले की समस्त प्रगतिशील महिला पशुपालन वर्ष 2024-25 के लिए पशुपालन सम्मान योजना शुरू की गई है। योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से एक महिला पशुपालक का चयन किया जाएगा। जिले की पंचायत समितियों के स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित पशुपालकों में से 2 का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा एवं जिला स्तर से चयनित पशुपालकों में से 2 का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा। गूगल में मचा हड़कंप, एक झटके में 10% स्टाफ की नौकरी गई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने छटनी की घोषणा की है। कंपनी अपने करीब 10% प्रबंधन निदेशकों और उपाध्यक्षों की छटनी करेगी। पिचाई ने कहा कि कंपनी के ढांचे को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि ओपन एआई जैसी कंपनियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से गूगल को बड़ा आर्थिक झटका भी लगा है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीएसटी मुक्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की मांग की। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीएसटी मुक्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। उनके द्वारा वर्तमान में वरिष्ठ जनों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया गया है। पत्र में डांगी ने बताया कि वृद्धावस्था में आय कम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हो जाती है। इस कारण बढ़ते दवाइयों के खर्च को वहन करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर वरिष्ठ नागरिकों को मौजूदा 18% जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए तथा गैर वरिष्ठ नागरिकों को 18 के स्थान पर 5% जीएसटी लिया जाना चाहिए। मोदी कैबिनेट का फैसला, किसानों के लिए कोपरा के एमएसपी में वृद्धि को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सभी अधिदेशित फसलों के एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित किया जाए। उन्होंने बताया कि 2025 मौसम के लिए उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग कोपरा के एमएसपी को 11,582 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपर के लिए 12,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक हो सकता है विधानसभा सत्र का आगाज। विधानसभा सत्र इस बार जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस सत्र में भाजपा सरकार अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर 1 साल पूरा होने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने 1 साल के अनुभवों और नवाचारों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस बार सदन में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। सदन में लगी कुर्सियों गुलाबी रंग की होगी, साथ ही सदस्यों की हर टेबल पर टैबलेट लगे होंगे। देवनानी ने बताया कि गत साल में कई नवाचार हुए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान विधानसभा को देश और दुनिया में नई पहचान मिली है। अम्बेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस जल्द शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन। कांग्रेस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ेगी। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ साथ आम जनता को भी साथ लेकर पूरे देश में इस मुद्दे का विरोध करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया और कांग्रेस जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति दिखाए गए अनादर को उजागर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। इन विरोध प्रदर्शनों की मुख्य केंद्र भाजपा शासित उत्तर प्रदेश होगा, जहां आंदोलन ब्लॉक स्तर तक चलाए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस और सहयोगी सपा ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लामबंद किया और राष्ट्रीय चुनावों के दौरान 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतकर भगवा पार्टी को चौंका दिया।